आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर्स जो पूछे गए थे। तो इसके अंतर्गत हम क्वेश्चंस के अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 18 की। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 में कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। आपको बताना है। ऑप्शंस हैं डायनेमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर और सितार। यहाँ पे पूछा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है किसी भी चीज़ में, ऑब्जेक्ट में, और वो चीज़ घूमती है, रोटेट करती है। अब अगर हम पहले ऑप्शंस की बात करें डायनेमो की, तो हम सबको पता है कि डायनेमो में हम विद्युत प्रवाहित नहीं करते हैं। डायनेमो में हम क्या करते हैं, इंजन से उसको या अपने हाथ से उसको हम घुमाएंगे तो वो विद्युत उत्पन्न करता है। इसका मतलब कि डायनेमो इसका उल्टा काम करता है। क्या करता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डायनेमो उल्टा काम करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि सोलर सेल की अगर बात करें तो ये सबको पता है कि सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इसका आंसर दोनों नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरा, विद्युत मोटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत मोटर। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में पंखा लगा होता है और हमारे घरों में जो मोटर होता है, पानी जिससे हम उठाते हैं, निकालते हैं, जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो उस मोटर में विद्युत प्रवाहित होने लगती है और उसके बाद क्या होता है, वो मोटर घूमता है। तो वो घूमता है, इसका मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। ठीक है। अगर हम बात करें सितार की, तो हम सब जानते हैं कि जो सितार है, सितार को हम अगर अपने हाथ से उसको बजाएंगे तो हम यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं। तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अतिरिक्त हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सपोज़ आपको अगर पूछा गया कि जो कोयला है, ठीक है, कोल है या पेट्रोल है, ठीक है, ये किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबको पता है कि कोयला और पेट्रोल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और जब इसको हम जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी जो होगी वो हीट में कन्वर्ट होती है, ऊष्मा में कन्वर्ट होती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, वो किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है। तो हम सबको पता है कि वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। उसी प्रकार अगर हम बात करें बैटरी की, हमारे घर में जो बैटरी सेल्स होती हैं जिनको हम चार्ज करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, तो वो किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इस प्रकार से हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हासिल करी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि अम्ल वे पदार्थ हैं। आपको बताना है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अम्ल और क्षार दो पदार्थ ऐसे होते हैं, अगर आपने कोई भी चीज़ सब्सटेंस खाई, कोई भी फल खाया, अगर खट्टा आपको लग रहा है, खटास उसके अंदर है, जैसे नींबू हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग नींबू का रस पीते हैं, नींबू खट्टा होता है, उसके अंदर अम्ल है कि क्षार है, तो जाहिर सी बात है कि वे पदार्थ जो टेस्ट करने पर खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहा जाता है, और वे पदार्थ जो टेस्ट करने पर, स्वाद करने पर कड़वे होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर हम इसको जलीय विलयन में डिसॉल्व करेंगे, अगर हम अम्ल को जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या करेंगे, ये जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। ये तो एकदम वाहियात सा ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ें जो इसका तीसरा वाला ऑप्शन है कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, तो बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है H-, क्यों? सबको पता है कि हाइड्रोजन आयन को H+ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। जब भी हम अम्ल को किसी भी जलीय विलयन में घोलते हैं तो वो क्या करता है, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। और हम क्या करते हैं, अगर हमको अम्ल कितनी अम्लता है, कितनी क्षारता है, अगर हमको ये मेजर करना है तो उसके लिए हमको pH स्केल
यानी पीएच पैमाना पता होना चाहिए। कोई भी कितना अम्ल है, कितना प्रबल है, दुर्बल है, हम पीएच के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमारे रक्त का, जो हमारा रक्त होता है उसका कितना पीएच वैल्यू होती है, कितना रक्त का पीएच मान होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में बराबर आते रहते हैं, तो आप लोग इसको भी याद करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज कराता हूँ। देखिए, विटामिन की जब भी हम बात करेंगे तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील होती हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। और इन विटामिन्स के जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या, रेटिनॉल होता है, जो ए में दिया गया है। और यहाँ पूछा गया कि विटामिन सी का आपको केमिकल नेम बताना है, तो सी का क्या होगा, सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो बी नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करें थायमीन की, तो थायमीन किसका होता है, विटामिन B1 का थायमीन होता है। अगर बात करें टोकोफेरॉल की, तो किसका होगा, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगर थोड़ा स्पीड में हम इनके केमिकल नेम्स को लर्न करें, तो आप लोग इसको सुनिएगा शांति से, और हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद करके जाइएगा, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो उससे आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए, केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल। विटामिन डी क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन के, फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1, थायमीन। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, नियासिन। विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6, पैराडॉक्सिन। विटामिन B7, बायोटिन। विटामिन B9, फॉलिक अम्ल। विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन। तो इस तरीके से हम लोगों ने विटामिन को लर्न कर लिया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं, तो आप लोग ज़रूर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आपको हेल्प मिल जाए समझने में, कि एक्चुअली शॉर्ट में अगर हम समझें उत्तोलक क्या होते हैं, तो आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तोलक होते क्या हैं। देखिए, उत्तोलक क्या है, उत्तोलक का मतलब लीवर होता है, ठीक है। क्या होगा, लीवर, LEVER, लीवर का मतलब उत्तोलक होता है, ठीक है। उत्तोलक वे मशीनें होती हैं जिनको हम बोलते हैं सरल मशीनें, यानी जिनका उपयोग हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइफ में करते हैं। हमारे घर में भी बहुत से उत्तोलक अवेलेबल हैं, और लेकिन हमको पता नहीं रहता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से उत्तोलकों का उपयोग हम लोग करते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तोलक क्या होता है, तो उत्तोलक वे सरल मशीनें होती हैं जिनका उपयोग हम लोग हमारे घरों में रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें, तो उत्तोलक क्या है, एक प्रकार की सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, ठीक है। उसको उत्तोलक कहा जाता है। उत्तोलक के अंदर 3 जो वर्ड हैं वो अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से 3 बिंदु होते हैं, भार, जिसको लोड कहते हैं, आलंब, जिसको आधार कहते हैं या जिसको हम फलक्रम कहते हैं, और आयास यानी एफर्ट या प्रयास कहते हैं। तो 3 बिंदु होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भार के बारे में। देखिए, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसको हम भार कहते हैं। अगर आलंब की बात करें, तो आलंब क्या है, जिस बिंदु पर, जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ, चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, उसी को हम फलक्रम कहते हैं या इसी को आधार कहते हैं, ठीक है। और फिर आयास, आयास का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, एफर्ट करना, यानी उत्तोलक पर कुछ कार्य करना, कुछ बल लगाना, ये आयास होता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो इसकी श्रेणियाँ होती हैं उसके बारे में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसकी प्रथम श्रेणी है। इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आलंब है वो बीच में होता है, ठीक है। जो इसका जो प्रथम श्रेणी है, ध्यान रखेंगे, उसमें आलंब बीच में होता है, एक तरफ भार और एक तरफ आयास होता है,
ठीक है। अब इसके ज़रा हम एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं कि आखिरकार जो प्रथम श्रेणी है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिए, तो आप लोग खुद सोचिए कि बीच में आलम्ब है, मतलब बीच में आधार है, ठीक है। एक तरफ प्रयास किया जा रहा है, यानी एक तरफ बल लगाया जा रहा है और एक तरफ भार है। तो आपके सामने अगर कैंची मैं रख दूं, और हमारे घर में कैंची होती ही है, तो कैंची में हम क्या देखते हैं कि कैंची में जो बीचों बीच का पॉइंट होता है वहाँ पे एक वहाँ पे जॉइंट होता है और वहाँ से फिर वो मूव करती है कैंची, ठीक है। यानी कैंची में बीचों बीच पॉइंट से ही वो मूव करती है। एक तरफ हम पकड़ते हैं, इसका मतलब एक तरफ हम क्या करते हैं, आयास लगाते हैं, यानी प्रयास करते हैं, बल लगाते हैं, और एक तरफ कपड़ा काटते हैं। तो कपड़ा क्या, एक तरीके से भार। तो हुआ क्या, कैंची क्या है, तो कैंची किसका एग्जाम्पल है, ये प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी प्रकार कैंची की तरह ही अगर हम बात करें, जो प्लास होता है हमारे घर में, जिससे हम प्लास से जो हमारे नट बोल्ट हो उसको हम कसते हैं। एक तरफ हम क्या करते हैं, प्लास को पकड़ते हैं, यानी हम आयास लगा रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं। बीच में पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके चारों ओर वो मूव करता है, और उसके आगे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वह भार होता है। तो प्लास भी क्या होगा, ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगर उसके अलावा बात करें हम कील उखाड़ने की मशीन, ठीक है, जो कील उखाड़ने की मशीन होती है, एक तरफ हम पकड़ते हैं, ठीक है, और हम एक तरफ भार लगाते हैं, बीच में उसका पॉइंट होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें जो साइकिल की ब्रेक होती है, ठीक है, और जो हैंड पंप होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हैं प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें आलम्ब कहाँ पे होता है, बीच में होता है। एक तरफ आयास, एक तरफ भार। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे उत्तोलक जो जिनके बीच में आलम्ब होगा, बीच में आधार होगा, उसी आधार के चारों तरफ वो ये ऊपर नीचे वो घूम सकते हैं, और एक तरफ भार एक तरफ आयास, वो कैसे होंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होंगे, ठीक है। अगर सबसे अच्छी एग्जाम्पल है हैंड पंप, आप लोग खुद जानते होंगे कि हैंड पंप को अगर हम चलाएंगे तो उसका जो हत्था होता है उस पर हम आयास लगाएंगे, उस पर हम बल लगाएंगे, और बीच में जो रिंच, बीच में जो एक बोल्ट लगा होता है, उस बोल्ट के द्वारा ही वो मूव करता है, और नीचे से पानी हम उठाते हैं तो वो भार है, ठीक है। इस तरीके से ये सब कैसे एग्जाम्पल होंगे, प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल होंगे। तो इसके अलावा अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के बारे में। इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि बीच में क्या होगा, भार। भार कहाँ पे होगा, बीच में। एक तरफ आयास होगा, एक तरफ आलम्ब होगा, ठीक है। तो आलम्ब अब कहाँ पे है, एक तरफ है, और जो भार है बीच में है, और आयास एक तरफ है। तो हमारे घर में ऐसे बहुत से आइटम्स रखे हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। सपोज़ हमारे घर में जो सरौता है, ठीक है, सरौता, आप लोगों ने देखा होगा कि सरौते से हमारे घर में जो हमारी बुज़ुर्ग नानी वगैरह हुआ करती थी, क्या करती थी, सुपारी खाती थी। तो सुपारी को सरौते के बीच में रखती थी, ठीक है। तो बीच में क्या रखा गया है, भार। सुपारी क्या है, भार है। एक तरफ उसको पकड़ करके उस पर फोर्स, उस पर बल लगाया जाता है, तो वो आयास है। और बीच और एक तरफ क्या होता है, आलम्ब होता है, क्योंकि उसी आलम्ब के यानी उसी आधार के ही ऊपर नीचे सरौता मूव करता है। इस तरीके से दूसरी अगर समझे तो नींबू निचोड़ने की मशीन सबके घर में होती है, प्लास्टिक की या फिर लकड़ी की। तो उसमें क्या होता है, एक तरफ हम पकड़ते हैं, बीच में नींबू को रखते हैं, नींबू भार होता है, और एक तरफ जहाँ से ज्वाइंट होता है, जहाँ से वो मूव करता है, वो आलम्ब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम समझें कि जो कूड़ा फेंकने की जो मशीन होती है, जो ट्रॉली होती है, वो भी क्या होती है, वो भी सेकेंड यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के एग्जाम्पल के बारे में। इसमें क्या होता है, बीच में आयास होता है, यानी जो प्रयास लगाया जाता है वो बीच में लगाया जाता है, और एक तरफ क्या होता है, भार होता है, एक तरफ आलम्ब होता है, ठीक है। यानी जो प्रयास लगाते हैं हम लोग हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, प्रयास लगाते हैं, बल लगाते हैं, वो बीच में होता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या इसका हो सकता है, चिमटा। भाई चिमटे से अगर हमें किसी चीज़ को, रोटी को पकड़ना है, हमारे घर में माताएं बहनें क्या करती, रोटी बनाती हैं, ठीक है। तो रोटी को चिमटे से पकड़ा, तो कहाँ पकड़ा, चिमटे को बीच में पकड़ते हैं ना। एक तरफ तो चिमटा ज्वाइंट होता है, ठीक है, जो चिमटा एक तरफ ज्वाइंट है वो आलम्ब है, और बीच में हमने चिमटे को पकड़ा हुआ है वो आयास है। तो आयास कहाँ पे, बीच में हुआ, और रोटी क्या है, भार है। तो इस तरीके से हम और भी कई एग्जांपल्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि उत्तोलकों से क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद में उत्तोलक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मिस कर देंगे, ठीक है। आप लोग करके आएंगे, भले आपको वीडियो 1 या 2 बार देखना क्यों ना पड़ जाए। तो बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, आप लोग बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन 4 वाला है,
अभी तो हमने सिर्फ डिस्कस किया है उत्तोलक के बारे में। अब बताइए कि क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। कैंची है, हैंडपंप है, सरौता है या फिर चिमटा है। आप लोग बताइए। अभी हमने क्या बात किया था कि कैंची के बीच में पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ कैंची मूव करती है, कपड़ा एक तरफ होता है, एक तरफ हम बल लगाते हैं, ये प्रथम श्रेणी का हो गया, ठीक है। दूसरा हैंडपंप भी कैसा है, प्रथम श्रेणी का। और सरौता कैसा है, ये है द्वितीय श्रेणी का, क्योंकि इसमें बीच में भार होता है। चिमटा तृतीय श्रेणी का हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सरौता। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सूचक है। तो सूचक यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अम्ल के बारे में, ठीक है, और क्षार के बारे में। यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो अम्ल और क्षार में, वो एक्चुअली अम्ल और क्षार को सूचक के रूप में बताते हैं, यानी वो सूचना देते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। लाल जो लिटमस है इसका प्रयोग करते हैं अम्ल या क्षार को पहचानने में। दूसरा, मेथाइल ऑरेंज का उपयोग भी करते हैं हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानने में। तीसरा, फिनोप्थलीन का भी उपयोग करते हैं अम्ल और क्षार को पहचानने में। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सूचक नहीं है, तो जो एंटासिड है वो सूचक नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इन तीनों का उपयोग हम लोग करते हैं अम्ल या क्षार की पहचान करने में। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 2019 का पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पित्त रस है यानी जो बाइल जूस है वो कहाँ बनता है। हम सबको पता है कि ये हमारा पेट है, ठीक है, इसको अग्नाशय कहते हैं, ये अग्नाशय है। अग्नाशय के दाईं तरफ एक सबसे बड़ी ग्रंथि बॉडी की है जो लीवर कहलाती है, इसी को हम बोलते हैं यकृत। यही जो यकृत है यही क्या करती है, यही पित्त रस को उत्पन्न करती है। अच्छा, पित्त रस का कार्य क्या होता है। पित्त रस का कार्य ये होता है कि जो भी हम वसा खाते हैं, जो हम फैट लेते हैं, उस फैट को सिंप्लीफाई कर देता है, यानी उस फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद में लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है ताकि लाइपेज एंजाइम फैट को पचा पाए। तो इस तरीके से इसका आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पूछा गया, यहाँ भी क्वेश्चन लिया गया उत्तोलकों से, ठीक है। क्या पूछा गया है कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक उदाहरण क्या है। अभी हमने बात करी सरौता किसका है, द्वितीय श्रेणी का है। कैंची किसकी है, प्रथम श्रेणी की है। और जो बोझ उठाने का कूड़ा किसका है, बताइए, ये भी द्वितीय श्रेणी का है। अब बचा है चिमटा, तो इसका आंसर क्या है, चिमटा। चिमटा कैसा है, ये है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसमें कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी ताकि आप लोग समझ पाएँ एक्चुअली कि होता क्या है, ठीक है। देखिए, प्रकाश जब भी पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, पौधे वायुमंडल से CO2 गैस को उपयोग करते हैं और ज़मीन से, मृदा से पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों में होती है क्लोरोफिल, उसके द्वारा पौधे भोजन पकाते हैं। भोजन क्या पकाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। C6H12O6 क्या ग्लूकोज है। और कौन सी गैस निकालते हैं, O2। कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देखिए ये गैस निकलती है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि पौधे कौन सी गैस को रिलीज करते निकालते हैं। CO2 का तो उपयोग करते हैं, ये नहीं होगा। अमोनिया भी नहीं, ये नहीं। आंसर क्या होगा, B, ऑक्सीजन होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा गया कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, देखिए समस्थानिक का मतलब ही क्या होता है। समस्थानिक मतलब होता है कि समान स्थान। जब भी हम बात करते हैं समान स्थान की, तो अगर कोई भी एक एलिमेंट है, मान लेते हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है यानी जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसके जो द्रव्यमान हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर इसके द्रव्यमान अलग अलग हैं तो ये समस्थानिक होगा, ठीक है। इसका मतलब जो एक जो है इसका परमाणु क्रमांक वो तो सब में 1 रहेगा, क्योंकि वो इसका वही तो है इसका समान स्थान समस्थानिक, जो ऑलवेज 1 रहेगा। परंतु जो संख्या बदलेगी वो क्या होगी, वो होगी द्रव्यमान। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1H1, अगर इस तरीके से है तो ये है क्या, ये है प्रोटोनियम। ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो 1H1 है ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जिसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1H2, अब यहाँ पे देखिए
जो नीचे वाला वैल्यू है, जो इसका परमाणु क्रमांक है, वो नहीं बदला, वो एक ही है, लेकिन बदला क्या है, बदला है इसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, वो बदल गया है। इसका मतलब क्या है, ये है ड्यूटेरियम, 1H2 है ड्यूटेरियम। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1H3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। यहाँ पे जो नहीं बदलता है वो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, वो एक है सब में, तीनों में, लेकिन जो बदल रहा है वो क्या है, वो द्रव्यमान है। अब यहाँ पे समझते हैं डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला इसका ऑप्शन है कि परमाणु संख्या समान रहती है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि सभी में एक 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 समान थी। फिर बोला है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न होती, बस यही हमने अभी देखा था कि 1 2 3 हो रही थी। 1 था तो प्रोटियम, 2 था तो ड्यूटेरियम, 3 था तो ट्राइटियम। तो इसका आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है चंद्रमा क्या है। सभी को पता है कि जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, कुल कितने ग्रह सौर मंडल में, 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये 8 हमारे पास ग्रह हैं। लेकिन पहले 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, और नवा कौन सा ग्रह था, प्लूटो यानी यम, उसको हटा दिया गया। अभी हमारे पास सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स में अगर हम बात करें कि ग्रह एक्चुअली होते क्या हैं, ग्रह क्या है, कोई भी आकाशीय पिंड अगर जो किसी भी सितारे की परिक्रमा कर रहा है, और एक उस जो भी पिंड है वो गोलीय अवस्था में है, सर्कुलर भी हो सकता है, तो उस तरीके से हम बोलते हैं ग्रह, ठीक है। अब यहाँ बोला है चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा क्या है, एक पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, मान लो सपोज ये है सूर्य, ठीक है, सन है ये, सन के आगे जितने भी पिंड होंगे जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होंगे, ये सब ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होंगे, ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह का मतलब क्या है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं कि कोई पृथ्वी है, मान लेते हैं कोई ग्रह है जैसे पृथ्वी है, अगर कोई पिंड ऐसा है, आकाशीय पिंड ऐसा है जो किसी भी ग्रह की यानी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो इसको बोलते हैं उपग्रह, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और उसकी परिक्रमा करने वाला उपग्रह है। तो हमारा कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा है। यह है क्या, एक उपग्रह है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पूछा गया है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 2020 का, ठीक है। अभी हम लोगों ने 18 19 डिस्कस कर लिया है, और अब हम लोग बात कर रहे हैं 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें क्वेश्चन 1 क्या दिया गया, जूल क्या है। जूल जो है मात्रक है, किसका मात्रक है, जूल। सभी को पता है कि जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का और ऊर्जा का, दोनों का। तो इसका आंसर सी होगा सही। अगर बात करें शक्ति के बारे में, तो शक्ति को बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर। और इसका मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। ये उसी प्रकार अगर हम बात करें बल के बारे में, बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का होगा न्यूटन, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें बोला गया कि जो रबी की फसलें होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जो रबी की फसलें होती हैं वो एक निश्चित टाइम पीरियड में और निश्चित टेम्परेचर के दौरान ही वो होती हैं। तो अगर थोड़ी सी यहाँ पे हम नॉलेज लें एडवांस रूप में रबी की फसल के बारे में, तो आप लोग सुनिएगा। रबी की फसल क्या होती है, सामान्य रूप से अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि इन फसलों की बुवाई के समय जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कितना होता है, तापमान कम होता है जब इनको बोया जाता है। लेकिन जब इनको काटा जाता है तब तापमान थोड़ा सा शुष्क या खुश्क हो सकता है, गर्म वातावरण हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें आमतौर पर कि कौन कौन सी फसलें होती हैं जो रबी फसलें होंगी फेमस, तो सभी को पता है सबसे फेमस गेहूँ है, क्या है, गेहूँ। तो जो गेहूँ फसल है वो क्या है, सबसे फेमस रबी फसल है। उसके अलावा जौ, उसके अलावा चना, उसके अलावा मसूर, सरसों, ये सब क्या है, ये सब हैं रबी फसलें। कौन कौन सी, गेहूँ, जौ, मसूर, सरसों, चना, ये सब हैं, जौ इत्यादि क्या है, ये सब हैं रबी फसलें। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, मक्का नहीं होगा, ज्वार नहीं होगा, बाजरा नहीं, आंसर क्या है, चना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, चना एक रबी फसल है, ठीक है। और मैंने इसके अतिरिक्त जो भी बताया है उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूछा गया है कि जो चंद्र ग्रहण की घटना होती है वो कब होती है। तो ये सिंपली है, यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है
कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो होता क्या है, सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी रोक लेती है और चंद्रमा पर उस समय छाया होती है, अंधेरा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और ये कब होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ बोला गया है कि डीपीटी के टीके से बचाव होता है। जो डीपीटी का टीका होता है उससे बचाव एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीपीटी का मतलब क्या होता है। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। डीपीटी मतलब डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस और टी फॉर टिटेनस। बस इसका आंसर आ गया। इसका मतलब एक ऐसा टीका होता है जो तीन अलग अलग बीमारियों को बचाता है किसी छोटे बच्चे में। तो डी का मतलब डिप्थीरिया हो गया, और पी का मतलब है पर्ट्यूसिस जिसको हम बोलते हैं काली खांसी, और टी टेटनस, तो तीनों के लिए होगा। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, अगर इसके अलावा हम डिस्कस करें कुछ और भी टीके होते हैं, जैसे कौन कौन टीके होते हैं, MMR, ठीक है, फिर होता है BCG, इस तरीके से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं मीजल्स मम्स रूबेला। ये एक टीका होता है, ये तीन अलग अलग बीमारियों के खिलाफ होता है। कौन कौन सा, मीजल्स मम्स रूबेला। फिर बात करें BCG की, ये एक्चुअली होता है टीबी के लिए, इसको बोलते हैं बैसिलस कामेट ग्यूरिन, ये टीबी के लिए होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका देते हैं, BCG का टीका दिया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला गया था कि CaSO4 में Ca की बैलेंसी यानी Ca की जो संयोजकता है वो क्या है। तो इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया, आप लोग देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअली होता क्या है CaSO4। तो CaSO4 का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जिसमें जो कैल्शियम है उसकी जो परमाणु संख्या 20 होती है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लें तो 2 8 और फिर 8 और फिर लास्ट में 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यही होते हैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ये 2 हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसकी जो वैलेंसी वो क्या होगी, B होगी, यानी +2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, और आपका पेपर जो भी है, जब भी है, अच्छा पेपर आपका कंडक्ट होगा और आप लोग अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, जय हिंद।